हमारे कृषि विभाग एग्रीकल्चर के हमारे सभी अधिकारी और साथी, इनोवेटर्स, कृषि वैज्ञानिक, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हमारे साथी, विद्यार्थीगण, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं इस किसान मेले में भाग ले रहे सभी भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। किसान भाई, कृषि से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर, नौजवान, कृषि क्षेत्र के शोधकर्ता, टेक्नोक्रेट, पॉलिसी मेकर, सभी एक जगह इकट्ठे होकर के कृषि में नई चेतना कैसे पैदा की जाए, मैं समझता हूं कि इसका एक अवसर इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने और उनके पूरी टीम ने यहाँ उपलब्ध कराया। एक छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो मॉडल फार्म यहाँ बना वो 1919 में के आसपास श्रीनगर में शुरू और 1921 में खेती और किसानी में किस तरह का विकास हो, इस पर एक छोटे स्तर का मेला वहाँ 1921 में लगाया गया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में जो मक्के की फसल की अलग अलग वैरायटी होती थी, उसकी उत्पादकता कैसे बढ़े, ये उस मेले का मुख्य विचार बिंदु था। और आप में से कुछ लोगों को ज्ञात होगा, उस एक मेले के कारण जम्मू कश्मीर में मक्के का उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ा और इसलिए इस किसान मेले की महत्ता को समझने की जरूरत है। ये केवल एक रस्म अदायगी नहीं, मुझे लगता है कि बहुसंख्य किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ऐसे आयोजनों से हो सकता है। इस विचार के साथ इस मेले का आयोजन किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर कृषि के क्षेत्र में मैं कहूँ कि बड़ा बदलाव हुआ है, बड़ा परिवर्तन हुआ है। और मैं इस मेले की जो थीम है, मुझे लगता है वह इसमें और सहायता करने वाली स्वावलंबी कृषि, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये महज स्लोगन नहीं है, मुझे लगता है कि एक विजन है और इस विजन पर हम सबको मिल करके काम करने की जरूरत है। और इसी विजन को उद्धृत करते हुए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो बात कही थी, मैं उसे दोहराना चाहूँगा कि वो समय आ गया है जब आत्मनिर्भर कृषि और किसानों के मुद्दों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान है। इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, ये उसकी अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप सबको याद होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में किया गया है, ताकि किसान भाई आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, उनको हम उपलब्ध करा सकें, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सके और एलाइड सेक्टर जैसे हॉर्टिकल्चर तथा अन्य जो गतिविधियां, उनसे उनकी आय में बढ़ोतरी की जा सके। और यह मूल मंत्र मैं समझता हूं कि पैदावार बढ़ाना तथा कृषि को सस्टेनेबल बनाना, ये आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इस विश्वविद्यालय ने हाल के वर्षों में काफी प्रगति की है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ आवश्यकता है कि हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी
और फार्म इंजीनियरिंग, जिसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहते हैं, ये 3 डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए जाएं और इसके लिए जो भी आवश्यकता होगी वो संघ राज्य प्रशासन की ओर से वो संसाधन निश्चित रूप से कुलपति जी और विश्वविद्यालय परिवार से मैं कहना चाहता हूँ उसे उपलब्ध कराया जाए। पिछले 7-8 महीनों में कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या हमारे प्रशासन की ओर से आयोजित अनेक कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिला जो किसानों से, कृषि से और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। मैं देख रहा हूं कि प्रगति की रफ्तार ठीक है, स्पीड भी है। अब उसे स्केल में हम बदलना चाहते हैं, जिसकी कोशिश नवीन चौधरी जी और उनकी पूरी टीम कर रही है और हमारे विश्वविद्यालय भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 1-2 दूसरी चीजों की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। लोकल प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कैसे, मुझे लगता है इनोवेशन के साथ साथ वो एक एरिया है जिस पर हमें फोकस करने की जरूरत है, सरकारी तौर पर भी और विश्वविद्यालयों का और कृषि विज्ञान केंद्रों का भी। मैं मानता हूं कि उसमें बड़ा योगदान हो सकता है। ब्रांडिंग से न सिर्फ किसान भाइयों का मार्केट बढ़ेगा बल्कि गुणवत्ता पर भी उनका ध्यान जाएगा और उसमें कृषि वैज्ञानिक मदद कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में जहां भी कृषि की व्यवस्था में बड़े परिवर्तन आए हैं, मैं समझता हूं कि उसका बड़ा कारक ये रहा है। उस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। पिछली बार जब हॉर्टिकल्चर मेले में मैं गया था तो मैंने वहां देखा कि अलग अलग क्वालिटी के शहद, अचार, जेली, जैम, अनेक उत्पाद, बेहतर उत्पाद थे और उनके स्टॉल लगे थे, लेकिन उनकी प्रोफेशनल ब्रांडिंग अभी नहीं हो सकी। एक दिन मेरे मन में आया कि जरा पता कराते हैं कि ये उपलब्ध कहाँ है। नवीन चौधरी साहब ने और कुछ जो लोग बनाते हैं उन्होंने मुझे भी दे दिया था, तो स्वाद उसका बहुत अच्छा था। खत्म हो गया तो मैं कहा बाजार में पता कराते हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जम्मू शहर में मैंने भेजा, लेकिन कहीं किसी मॉल में किसी दुकान पर वो उपलब्ध नहीं था। फिर मुझे लगा कि अभी हाल में एक कृषि विभाग ने एग्रीकल्चर मॉल बनाया, उसका उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला था। तो मुझे लगा शायद वहां मिल जाए, तो वहां मिल जाए, तो वहां भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये जो गैप है ये कैसे भरा जाए। मुझे लगता है कि अगर ये काम हम कर सके तो शायद किसानों की और ये जो उत्पादन करता है इनकी बड़ी मदद हम कर पाएंगे। और इसलिए मेरा मानना है इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स को केवल प्रदर्शनी तक या कुछ एक केंद्रों तक सीमित रखा जाए, ये उचित नहीं है। इनका जो पोटेंशियल है वह हम खुद रियलाइज करें और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें इस विश्वविद्यालय के लोग भारी सहयोग कर सकते हैं। एक विमला देवी है रियासी जिले की, वो 10 साल से फूड प्रोसेसिंग का काम कर रही है, लेकिन अभी उनकी आमदनी 1 लाख रुपए पहुंची है। मुझे लगता है कि अब हम सबके विचार का विषय ये होना चाहिए कि 1 लाख से 8 लाख कैसे पहुंचे। ये हमारे, मुझे लगता है कि विचार का विषय होना चाहिए और अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य बड़े शहरों में हमारा ब्रांड कैसे पहुंचे, इस पर एक स्ट्रेटेजिक ढंग से काम करने की जरूरत है। और अगर हमने प्रोफेशनली इस प्रक्रिया को शुरू किया तो किसान भाई हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली हमारी बहनें, सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होने वाला है। जम्मू कश्मीर बैंक को अगर आप देखें तो मैं बाकी राज्यों से तुलना कर रहा था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो फाइनेंस उपलब्ध कराया जा रहा है जम्मू कश्मीर के मुकाबले में कोई दूसरा राज्य आसपास भी नहीं खड़ा। तो बैंक पूरी तरह से मदद करने में लगा हुआ है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और अधिक सहायता दी जाए। इसमें कभी कमी नहीं आएगी, इसमें बढ़ोतरी होगी। ये कोशिश हम सब लगातार करेंगे।
अब उनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का प्रशिक्षण, उस प्रशिक्षण में मुझे लगता है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इस पर भी हमें बात करने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। कैसे हैंड होल्डिंग करके इन दो क्षेत्रों में इन बहनों को, इन भाइयों को हम आगे बढ़ा सकें, ताकि वो प्रोडक्ट केवल जम्मू और श्रीनगर तक सीमित न रहें, बल्कि देशव्यापी तो कम से कम हम उन्हें बना सकें। ये काम हमें करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी और एक्सटेंशन सर्विस की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अब एक ब्रांडिंग की बात भी इसमें जोड़ी जाए तो शायद एक बड़ी आबादी का भला हम कर सकें। तकनीक से पैदावार तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मार्केटिंग की क्षमता हमने नहीं बढ़ाई तो विश्व बाजार में हमारी प्रेजेंस जो है, मैं समझता हूं कि नहीं हो पाएगी, देश के बाजार में भी नहीं हो पाएगी। और इसमें अपार संभावना है। जिस प्रकार हमने ऑर्गेनिक खेती पर देश ने जोर दिया और विश्व में आज भारत की एक जगह बन गई है, उसी प्रकार जम्मू और कश्मीर के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर अगर हम काम करके एक मुकाम हासिल करते हैं तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा योगदान आत्मनिर्भर भारत में ये हो सकता है। इस पर हमें काम करने की जरूरत है। एक दूसरी बात मेरे दिमाग में आती है, जिस तरह टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के लिए हमने एक्सपर्ट्स की टीम बनाई, मुझे लगता है और प्रभावी तरीके से जोड़ रहे हैं। नवीन चौधरी जी ने ये बात कही, जो हमारे शोध छात्र हैं, जो हमारे विद्यार्थी, तो केवल विश्वविद्यालय और प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि खेतों तक जाकर के शोध करें और क्या उपयोगी हो सकता है इसका ध्यान करें। मुझे लगता है उसी तरह कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के साथ एक टीम बनाएं और इस पर काम करें। और ये प्रयोग देश के कुछ हिस्सों में शुरू हो गया है। आप तमिलनाडु में देखें तो इसी आधार पर वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। वहाँ 38 जिले में अभी 30 ही कृषि विज्ञान केंद्र हैं तमिलनाडु में, लेकिन 29 कृषि विज्ञान केंद्रों ने मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ा है, किसान भाइयों के उत्पाद को कैसे अच्छी पैकेजिंग कर सकते हैं, उनकी ब्रांडिंग कैसे हो सकती है, और शहरों तक मार्केटिंग कराने का एक पूरा इकोसिस्टम उन्होंने खड़ा किया है। जब कॉलेज में, विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ते थे तो मार्केटिंग के जो सूत्र थे वो 4 P's कहते थे उस जमाने में। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मुझे लगता है कि ब्रांडिंग और पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट चैनल, सेल्स प्रमोशन के जो एलिमेंट हैं उस पर हमारा फोकस जितना बढ़ेगा, मैं मानता हूँ कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोगों के जीवन में उतना ही हम बदलाव कर सकेंगे। और इसको और प्रशासन ने कई, नवीन चौधरी जी के नेतृत्व में कई नई पहल प्रारंभ की है। GI टैगिंग, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के जरिए इस महीनों में जम्मू कश्मीर डिवीजन के कई उत्पाद जो हैं वो ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध कराने की दिशा में हमारे कृषि विभाग ने काम किया है। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या है जम्मू कश्मीर की, और इससे यहाँ के व्यापारी भी, किसान भी, या मैं कहूँ कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लोग परेशान रहते हैं। पिछले दिनों नीति आयोग की एक बैठक थी, सम्मानित प्रधानमंत्री जी उसमें थे। उसमें जो 5 बिंदु थे जिस पर चर्चा होनी थी, उसमें कृषि थी। उस दिन मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि मुझे लगता है कि जम्मू और श्रीनगर से अब एयर कार्गो की सुविधा मिलेगी, तभी यहाँ के लोगों के सामान बाजार तक ठीक ढंग से पहुँच पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसके सार्थक परिणाम दिखाई पड़ेंगे। ड्राई पोर्ट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे का एक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहीं साबा के पास वो ड्राई पोर्ट बना रहा है, वो पूरा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इससे भी किसानों को और बाकी लोगों को लाभ होगा। ये परिवर्तन जो जमीन पर होने चाहिए उस दिशा में
सोच समझ करके काम नवीन चौधरी जी और उनकी पूरी टीम ने किया है। सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर के अगर एक साथ काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप तथा किसान भाइयों कैसे हम जागरूक करें, उन्हें कैसे सहयोग करें, तो मुझे लगता है ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पिछली बार भी मैंने कुछ चर्चा की थी, नवीन चौधरी जी भी कुछ नियमों में बदलाव लेकर के आए, जिसे प्रशासनिक परिषद ने, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने स्वीकृति प्रदान की है। ये निर्णय हम लोगों ने किया है। पिछले कुछ महीनों में कृषि के बहुत सारे आयोजनों में मैं गया हूँ। ग्रास रूट टेक्नोलॉजी और उस दिशा में जो इनोवेशन हुए हैं, मैं मानता हूँ वो प्रशंसनीय है। लेकिन एक बात मुझे परेशान करती है, डॉक्टर शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा और इस विश्वविद्यालय के सभी कृषि वैज्ञानिकों से, कि ये जो रूरल इनोवेशन की रजिस्ट्री है, उसमें जम्मू कश्मीर के कृषि विश्वविद्यालय का नाम नहीं आता है। मुझे लगता है कि इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी में भी पेटेंट क्यों नहीं फाइल हो रहे हैं? और जब मैं लिस्ट देख रहा था तो मुझे आपको बताते हुए मैं कहूँ कष्ट हो रहा है। गुजरात और तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी इसमें काफ़ी ऊपर है। हमारा एक भी अभी तक मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की ये दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा एक भी रजिस्ट्री में हमारा नाम ही नहीं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पर हमें काम करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की 2 योजनाएं हैं जिसमें इस तरह की तकनीक को विकसित करने और के लिए भारत सरकार सहायता भी देती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, ये दोनों इस मामले में फंडिंग भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, इन इनोवेशंस को खरीद भी लेता है, वो खरीदने का भी इच्छुक है। और अभी जो इन्वेंट्री मैंने 2 दिन पहले पढ़ी है, अभी तक कृषि क्षेत्र से संबंधित 78 रूरल इनोवेशन 14 अलग अलग राज्यों ने विकसित किया और उसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पैसा देकर के खरीदा। अब इसमें जम्मू कश्मीर का नाम कब आएगा, मैं समझता हूँ इस पर आप सबको काम करने की जरूरत है। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर अब हम कैसे काम करें, इस पर आप लोग विचार करें। मुझे याद है पिछली बार जब हम लोग आए थे, यहीं का एक नौजवान था, बहुत कम कीमत में कोल्ड स्टोरेज उसने बनाया था। अब क्यों नहीं हम उसको उस इन्वेंट्री में डाल सकते हैं? इस तरह के जो इनोवेशंस हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर हम उनको उस इन्वेंट्री में डालते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ काम नहीं हुआ, हम प्रदर्शित नहीं कर पाए, तो काम भी अच्छा हो, जहाँ आवश्यक है वहीं मुझे लगता है कि उसका प्रदर्शन भी ठीक ढंग से हो, ये भी उतना आवश्यक है। इस दिशा में हम सब विचार करें। 1952 में प्लानिंग कमीशन में जम्मू कश्मीर में एक्सटेंशन सर्विसेज को लेकर के चर्चा हुई। लोगों ने कहा कि साहब अब नई तकनीक का जमाना है और इस तरह के डेमो दिए जाएं ताकि लोगों को पता चले।